Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start new unit for standard 12, that is determination of income and employment. Children, this unit carry 12 marks. ये पूरी unit 12 marks की है और इसके अंदर 3 chapters हैं. 3 chapters हैं इसके अंदर और ये पूरी unit बेटा 12 marks की है, which is important. So about important questions also we will discuss in the coming videos, in the coming lectures. So stay connected children. So here, these are the contents which are based on NCERT. Consumption function, propensity to consume, savings and investment functions, aggregate demand and aggregate supply, short-term equilibrium level of income and output, investment multiplier and its mechanism, problems of deficient demand and excess demand. So these are the certain contents of this chapter. Clear? So move to the next. The first I am going to explain about basic terms of this chapter. The first is ex ante measures. What is the difference between ex ante measures and ex post measures? ex ante measures क्या होते हैं बेटा? जो प्लान्ड होते हैं, जिनके बारे में हमें पहले से प्लानिंग की होती है कि हम इतना प्लान एक्सपेंडिचर करेंगे या इतनी प्लान सेविंग या इतनी प्लान कंजप्शन की जाएगी. सो दीज आर नोन एज एक्स एंटी, मीन्स जिसके बारे में पहले से प्लानिंग की गई है, जो प्लान एक्सपेंडिचर्स होंगे. एक्स पोस्ट मेजर्स क्या होंगे बेटा? एक्चुअल, जो एक्चुअल किया जाएगा, एक्चुअल में जो वैल्यू मेजर की जाएगी, दोज आर एक्स पोस्ट मेजर्स. So here are the examples. Ex ante measures like ex ante consumption, ex ante saving, ex ante investment. Ex ante consumption means जिसके बारे में हमने पहले से consumption expenditure plan किया हुआ है कि हम final goods पे कितना expenditure करेंगे मार्केट में. Ex ante saving है कि हमने पहले से प्लान किया हुआ है कि हम डिफरेंट अपने इनकम के अकॉर्डिंग कितनी सेविंग्स करेंगे. हमने पहले से प्लान किया हुआ है कि अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मुझे सेविंग ज़्यादा करनी है, इनकम कम होगी तो सेविंग कम करूँगी. सो दीज आर द प्लान. मैंने पहले से प्लान करके रखा है कि सेविंग मैं पहले कितनी रखूँगी. मैंने कंजप्शन के लिए भी प्लान किया कि मेरा खर्चा कितना रहेगा. उसी तरह से मैंने एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैंने पहले से प्लान किया हुआ है कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करूँगी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर फाइनल गुड्स एंड in the economy. So these are ex ante measures. Now ex post measures. Ex post measures क्या हैं बेटा? It relate to actual value. Actually में कितना किया जा रहा है खर्चा, कितनी वैल्यू हम अकाउंट कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, उसे मेजर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट सेविंग. एक्सपोर्ट सेविंग मीन्स कि हमने एक्चुअल कितना सेव किया, डिपेंड्स ऑन आवर इनकम. एक्सपोर्ट कंजप्शन की एक्चुअली कितना खर्चा हुआ. एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कितना इन्वेस्ट किया अपने फ्यूचर के लिए. सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटी मेजर्स और एक्सपोस्ट मेजर्स. पॉइंट टू बी नोटेड, एक्स एंटी मेजर्स बेस्ड ऑन प्लान्ड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स. एक्स एंटी मेजर्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा? अभी बताया मैंने, प्लान्ड वैल्यूज होती हैं हमारी. एंड द एस्टिमेशन और द डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन एक्स एंटी वेरिएबल्स. सो कीप इन माइंड, हमारे जो एक्स एंटी मेजर्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेशनल इनकम का जो हमारा एस्टिमेशन है, जो उसका डिटरमिनेशन है, वो किसके ऊपर बेस है? एक्स एंटी मेजर्स के ऊपर. क्लियर? नाउ लेट वी स्टार्ट विद द कंजप्शन फंक्शन, आवर फर्स्ट मेन टॉपिक. चिल्ड्रन, लेट मी क्लियर वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू यू कि जो भी आप समझाया जा रहा है उसे बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 3 चैप्टर इंटरकनेक्टेड है. अगर यहाँ से आप समझना शुरू नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे आपको प्रॉब्लम होने वाली है, समझ में नहीं आएगा, आपको वापस से इन प्रीवियस वीडियोस को फिर से सुनना पड़ेगा. तो बेटर हम साथ के साथ ध्यान से सुने ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी जो कंजप्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाउस होल्ड की इनकम के ऊपर. हमारी इनकम के ऊपर बेस रहती है हमारी कंजप्शन, उसी के ऊपर डिपेंड रहती है. तो कंजप्शन फंक्शन है क्या? इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम. वो क्या बता रही है? कंजप्शन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन. ये एक रिलेशन है इनकम और कंजप्शन का कि अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा हो रही है तो वो कंजप्शन ज़्यादा करेगा, इनकम कम है तो कंजप्शन कम करेगा. ये एक हमने बेसिक सा पढ़ा है माइक्रो के अंदर, लेकिन यहाँ कुछ अलग है. एक कंज्यूमर इनकम कम होने पर भी ज़्यादा डिमांड कर सकता है और इनकम ज़्यादा होने पर भी कम डिमांड कर सकता है. तो इट शोज़ इन्वर्स रिलेशन. तो हम देखेंगे आगे टेबल के थ्रू, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के थ्रू कैसे वो कम ज़्यादा करता है और क्यों करता है, उसका रीज़न भी पता होना हमें ज़रूरी है. आई एम रिपीटिंग कि इनकम कम होने पर भी डिमांड ज़्यादा की जा सकती है और इनकम ज़्यादा होने पर डिमांड कम की जा सकती है. इट इज़ अ इन्वर्स रिलेशन.
Now what is the algebraic expression of consumption function? The algebraic expression of consumption function is C is equal to C bar plus by. C is equal to C bar plus by, where C bar refers to autonomous consumption. बेटा अब आप पूछोगे ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है? ऑटोनोमस कंजप्शन मीन्स जो ज़ीरो इनकम पे भी की जा रही है, कि जब हमारी इनकम बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो इनकम है, हम तो भी कंजप्शन कर रहे हैं, तो कहाँ से कर रहे हैं? अपनी पुरानी सेविंग से निकाल के कर रहे हैं. तो जब इनकम ज़ीरो होने पे कंजप्शन की जाए उसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, विच इज़ डिनोटेड बाय सी बार एंड बी वाई. नाउ व्हाट इज़ बी वाई? बी रेफर्स टू MPC विच शोज द स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन. ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इन शॉर्ट में सिर्फ आपको फुल फॉर्म्स बता रही हूँ अभी. B refers to MPC, that is marginal propensity to consume, which shows the slope of the consumption function. Next is Y. अब Y क्या है? Y shows the level of income. Y क्या बताती है? Level of income, कि income का level कितना है. Let me repeat. C refers to consumption function. C bar is autonomous consumption. B refers to marginal propensity to consume and Y refers to income. Clear? Next page. There is an important thing to note. The simplest consumption function assumes that consumption changes at a constant rate as income changes. ये बेटा आप दिमाग में बिठा लो कि हम ये कह रहे हैं कि सिंपलेस्ट कंजप्शन जो फंक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, ये एक लीनियर कंजप्शन फंक्शन है जिसके बेसिस पे हमारी जो कंजप्शन लाइन बनेगी, जो हम ड्रॉ करेंगे इसको कर्व फॉर्म में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी. राइट वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ड्रॉ होगी. और हमारा जो सिंपलेस्ट कंजप्शन फंक्शन है वो हम मान के चल रहे हैं कि वो कांस्टेंट रेट से चेंज होता है. हमारी जो इनकम है और जो कंजप्शन है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होती है. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगी, लेकिन कंजप्शन का रेट और इनकम का बढ़ने का रेट दोनों ही हम कांस्टेंट रेट से मान के चलेंगे. जब हम टेबल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा बेटा. और ये एक लीनियर कंजप्शन फंक्शन है जिसके बेसिस में हमारा जो कंजप्शन कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन. Next, what are the components of consumption function? Children, there are two components of consumption function. अभी हमने consumption function की algebraic expression की, that C is equal to C bar plus by की हमने. C is equal to C bar plus by. तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. देखो प्लस का साइन है बीच में, दिख रहा है प्लस का साइन. तो ये C bar मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन एंड by मीन्स इंड्यूस्ड कंजप्शन. by मीन्स इंड्यूस्ड कंजप्शन. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑटोनोमस कंजप्शन होती है बेटा जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे की जाती है. जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तो भी हम कंजप्शन करते हैं, इट इज़ नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन. और इंड्यूस कंजप्शन होती है जो इनकम के ऊपर बेस होती है, कि अगर हमारी इनकम में चेंज आएगा तो हमारी कंजप्शन में भी चेंज आएगा. यानी इंड्यूस कर रही है, उसे इम्प्रेस कर रही है कि भैया इनकम बढ़ गई तो तू भी बढ़ जा, कंजप्शन भी बढ़ने लगेगी. इनकम घटी तो कंजप्शन भी हमारी कम हो रही है, ऐसा हम कहते हैं ना. तो इंड्यूस हो रही है कंजप्शन, किससे इंड्यूस हो रही है? इनकम से. सो इट इज़ द इंड्यूस कंजप्शन मीन्स विद चेंज विद द चेंज इन इनकम, बट ऑटोनोमस कंजप्शंस विच रिमेन कॉन्स्टेंट. सो autonomous consumption means which is a constant value and which will be demanded at even zero value. जब हमारी ज़ीरो इनकम है तो हम डिमांड कर रहे हैं, that is autonomous consumption. Let me clear again this difference in autonomous and induced consumption. Autonomous consumption which is demanded even at zero level of income, लेकिन जो induced consumption है वो किसके ऊपर बेस है? इनकम के ऊपर, कि जैसे इनकम में चेंज आएगा तो कंजप्शन में भी चेंज आएगा, वो ज़ीरो नहीं होती है. क्लियर? ऑटोनोमस कंजप्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं कह रही मैं ये बता रही हूँ कि ऑटोनोमस कंजप्शन में वो वैल्यू है जो ज़ीरो लेवल पे की जाती है. राइट ज़ीरो लेवल मीन्स जब इनकम ज़ीरो होती है कुछ कंजप्शन जो भी की जाएगी, दैट वैल्यू इज़ नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन. See, now we are moving to diagrammatic presentation of consumption function. Right? For the diagrammatic presentation of economic for this consumption function, let me clear with the table first of all. So here is a table of consumption schedule. आप लोग ये टेबल दिमाग में बिठा लो बेटा. ये जो टेबल मैंने प्लॉट की है ये टेबल दिमाग में बिठा लो, इसे हम आगे भी यूज़ करेंगे. देखो अभी मैंने क्या किया, जब इनकम ज़ीरो है, आप टेबल में देखो, जब इनकम ज़ीरो है तो भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, तो भी कंजप्शन की जा रही है. अब इनकम ज़ीरो होने पे जो कंजप्शन की जा रही है बेटा, दैट इज़ ज़ीरो लेवल पे, इसे हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस कंजप्शन, विच इज़ डिनोटेड एज C bar. सो C bar इज इक्वल टू 100.
ऑटोनोमस कंजप्शन क्लियर, कि जब ज़ीरो लेवल पे कंजप्शन की जाए उसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। और इस टेबल के अकॉर्डिंग ज़ीरो के ऊपर हमारी कंजप्शन कितनी जा रही है, 100। अब मैंने आगे की टेबल किस बेसिस पे प्लॉट की है, देखो बेटा, ऑन एजम्पशन बेसिस आई प्लॉटेड दिस टेबल। यू कैन ऑल्सो कीप दिस टेबल इन माइंड, दिस इज़ वेरी ईजी। इनकम को 100 के रेट से चेंज किया है। मैंने कहा था हम कॉन्स्टेंट रेट से चेंज करेंगे क्योंकि एक लीनियर कंजप्शन कर्व दिखाना है हमें। तो वाई देखो, इनकम को जो मैंने चेंज किया वो 100 के रेट से किया, 100, 200, 300 एंड सो ऑन। सेम एज कंजप्शन को भी मैं कांस्टेंट रेट से चेंज कर रही हूँ, लेकिन उसको मैंने 50 के रेट से किया है। थोड़ा सा गैप रखा है, थोड़ा सा डिफरेंस रखा है दोनों में, लेकिन कांस्टेंट रेट से ही चेंज किया है। कंजप्शन दिख रही है 100, देन 0 पे 100 थी, उसके बाद इसे 50 के रेट से चेंज किया, 100, 150, देन 200, देन 250। नज़र आ रहा है हमें कि 50 के रेट से मैंने इसे चेंज किया है, क्योंकि मुझे एक लेवल वो भी दिखाना था जहाँ मेरी इनकम कंजप्शन के इक्वल है। अब यहाँ दिख रहा है कि इनकम कंजप्शन इक्वल है। तो बेटा देखो, जहाँ इनकम कंजप्शन के इक्वल हो जाती है वहाँ हमारी इनकम जितनी हुई उतनी कंजप्शन बराबर कर दिया हमने, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ऊपर की टेबल देखते हैं पहले हम। अब क्या हो रहा है, इस 200 से ऊपर हमें दिख रहा है कि इनकम हमारी कम है कंपेयर टू द कंजप्शन। 100 तक देखो, 0 और 100, इनकम कम है, 0 थी तो भी हमने कंजप्शन कर डाली। इनकम 100 हुई, मतलब मेरी जेब में 100 रुपये थे, लेकिन मैं मार्केट में जाके खर्चा जो करना चाहती हूँ वो 150 का करती हूँ। कहाँ से निकालती हूँ, अपने पेटीएम अकाउंट में देखूंगी पैसा पड़ा है, अपने अकाउंट में बैलेंस में चेक करूंगी कि पैसा पड़ा है मेरे पास, यानी कि अपनी सेविंग से पैसा निकाल रही हूँ। जेब में नहीं है, जेब खाली है, लेकिन जेब में 100 रुपये का नोट है, 50 एक्स्ट्रा चाहिए, वो कहाँ से निकलेंगे, मेरी सेविंग से निकलेंगे। तो यानी कि जब इनकम कम है और कंजप्शन ज़्यादा हो रही है तो हम सेविंग कुछ नहीं कर रहे, डिस सेविंग कर रहे हैं, बल्कि पैसा वहाँ से भी निकालते चले जा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अपनी लाइफ की नेसेसरीज़ को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन अराइज होता है बेटा यहाँ पे एक, कि हम इनकम कम होने पे भी कंजप्शन ज़्यादा क्यों करते हैं। रीज़न इज़ टू फुलफिल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। व्हेन इनकम इज़ लेस, इवन वी आर डूइंग मोर कंजप्शन, इट अराइजेज द सिचुएशन ऑफ डिस सेविंग। अभी 200 के बाद देखो, इनकम बढ़ रही है 300, 400, 500, लेकिन कंजप्शन को देखें तो कंपैरेटिवली कम है। अब इनकम 300 है तो कंजप्शन सिर्फ 250 की हो रही है। अब ये क्या दिखा रही है हमें, कि इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन कंपैरेटिवली कम हो रही है। तो जब इनकम ज़्यादा होगी और कंजप्शन कम होगी तो हमारा मोटिव क्या हो जाएगा, कि जो पहले हमने लॉस उठाया उसे पूरा करेंगे। बिजनेस में भी यही करते हैं, नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी यही करते हैं, कि अगर मैंने अपनी पर्स में से पैसे निकाले हैं जो मेरी सेविंग के लिए पड़े थे, या बैंक से पैसा निकाला है, तो बाद में हम उस सेविंग को पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं, अपने अकाउंट को बैलेंस को पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो यानी जब हमारी इनकम ज़्यादा होने लगी और कंजप्शन कंपैरेटिवली हम कम कर रहे हैं, तो कंजप्शन कम करने का क्या कारण रहा होगा, क्योंकि अब मेरा मोटिव सेविंग की तरफ बढ़ गया है, कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे पैसा जोड़ना भी है। तो जब मेरी प्रायोरिटी सेविंग हो जाती है तो मेरी कंजप्शन इनकम के कंपैरेटिवली कम ही रहेगी। Let me repeat this. At zero level of income, consumption is 100, that is autonomous consumption. When income and consumption becomes equal, that is equal to, it is known as break-even point. When income is less, consumption is greater. I repeat, when income is less, consumption is greater. It is a dis-saving situation because consumer want to complete his necessities of life. And when income is greater than consumption, it shows that consumer is now moving to savings, कि उसकी प्रायोरिटी, उसकी जो सोच है वो अब सेविंग की तरफ जा रही है। क्लियर? These situations can be asked for 1 mark. Point to be noted, these situations can be asked for 1 mark. So let me start with the preparation with the diagrammatic presentation of consumption schedule. So this is the diagram. As we know that OX axis we will show income. हम पहले क्या दिखाते थे, क्वांटिटी, तो अभी हम क्या दिखाएंगे, इनकम। ऑन OY एक्सिस वी विल राइट एज कंजप्शन। क्या लिखेंगे हम लोग, कंजप्शन लिखेंगे बेटा। अब जो हमारी इनकम लाइन है, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी इनकम है बेटा, इट विल गो स्ट्रेट। क्यों स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि हमने इनकम को कांस्टेंट रेट से चेंज किया था। इट इज़ आवर इनकम लाइन विच विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, जो 45 डिग्री के एंगल को शो करेगी। 45 डिग्री के एंगल को शो कर रही है क्योंकि हर लेवल पे इक्वल लेवल से हमारी इनकम चेंज हो रही है। सो इट विल शो द 45 डिग्री एंगल। इट विल गो स्ट्रेट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ हम ओ लिखते हैं बेटा, उस पॉइंट से निकलती हुई स्ट्रेट ऊपर तक जाएगी, राइट। उसके बाद हमें कंजप्शन ड्रॉ करनी है। अब मैंने यहाँ पे फिगर्स नहीं लिखे हैं क्योंकि आप लोग को लिखना आता है, हम लोग ने जो टेबल बनाई उसके बेसिस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं।
अब हमने जो टेबल बनाई थी वहाँ 0 लेवल पे हमारी कितनी कंजप्शन हो रही थी बेटा? 100। सपोज करते हैं 100 यहाँ है, ठीक है, यहाँ 100 है। अब हमें ये पता है कि इनकम 0 होने में भी हमने कुछ कंजप्शन की, तो कंजप्शन 0 नहीं हो सकती कभी भी, हम मिनिमम कुछ ना कुछ कंजप्शन ज़रूर करते हैं। तो कंजप्शन हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमें पता है कि कंजप्शन हमारी कांस्टेंट रेट से चेंज हुई थी। 100 के बाद 150 हुई, फिर 200 हुई बेटा। तो ये सीधी जाएगी कट करती हुई y को, दैट इज़ अ कंजप्शन लाइन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, मैंने आपको बताया कि जो हमारा कंजप्शन और इनकम इक्वल होती है, जहाँ 200 और 200 के बराबर थी, सो दैट इज़ विच पॉइंट इज़ नॉन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम ई कह सकते हैं। आई एम गिविंग द नेम ई विच इज़ नॉन एज ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ कंजप्शन इनकम के इक्वल है, राइट। अब हम इस एरिया की बात करते हैं। ये एरिया जो हमें दिख रहा है, यह हमें नज़र आ रहा है बेटा, देखो इनकम लाइन नीचे है और कंजप्शन वाली ऊपर है, दिख रहा है हमें? यहाँ इनकम नीचे है और कंजप्शन ऊपर है, यानी कंजप्शन इज़ ग्रेटर देन वाई। और अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि इनकम ऊपर है और कंजप्शन नीचे है, यानी इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजप्शन। तो अगर हम इस एरिया की बात करें जहाँ कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, इनकम कम है, तो अभी हमने पीछे देखा बेटा, अभी आपको मैंने टेबल में एक्सप्लेन किया, दैट इज़ द डिस सेविंग, कि जब हम अपनी लाइफ की नेसेसरीज को पूरा कर रहे हैं, इनकम कम होने पर भी कंजप्शन ज़्यादा की जा रही है, दैट इज़ द डिस सेविंग पोर्शन। और जब हमारी इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन कम की जा रही है इस एरिया के अंदर, ये क्या नजर आ रही है कि अब हम सेविंग्स कर रहे हैं, तो ये सेविंग्स को शो कर रही है, और ये एरिया हमारा डिस सेविंग्स को शो कर रहा था। क्लियर? आई रिपीट, दिस पॉइंट इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, और जब कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो तो इट शोज डिस सेविंग पोर्शन। when income is greater and consumption is less, this portion shows saving portion. Clear this? So these are the certain areas which I am explaining you, and this is the explanation of this particular diagram. Just keep in mind, on OX axis we will write income. पहले हम quantity लिखते थे बेटा प्लस वन में, आप लोगों ने की है OX axis, क्योंकि इनकम के बेसिस पे कंजप्शन शो की जा रही है, तो इनकम कहाँ आ गया हमारा? नीचे आ गया। इनकम को हम नीचे दिखा रहे हैं, कंजप्शन को ऊपर दिखाएंगे बेटा, ध्यान रखना है आपने, इनकम नीचे कंजप्शन ऊपर। और इनकम हमारी जो वाई इनकम लाइन है वो स्ट्रेट ओरिजिन से स्टार्ट होगी, राइट, और यहाँ से स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगी। और कंजप्शन हमारी जो हमारी मिनिमम कंजप्शन थी कितनी थी, और जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कह रहे हैं, जिसको हम सी बार से डिनोट कर रहे हैं, ज़ीरो लेवल पे हमारी कंजप्शन कितनी थी बेटा? 100, उस टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सपोज 100 है, तो यहाँ से जाती हुई वाई को कट करती हुई ये नीचे आ जाएगी। मैं एक बार ये डायग्राम फिर से बनाती हूँ बेटा। सी, ऑन ओ एक्स एक्सिस वी विल शो इनकम एंड ऑन ओ वाई एक्सिस वी विल शो कंजप्शन। आप पूरा लिखेंगे। y is a straight line which will start from the origin and that it shows a degree of 45 degree, and c हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कंजप्शन लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? 100 के पॉइंट से। सपोज 100 यहाँ है, तो यहाँ से y को कट करती हुई हमारी कंजप्शन लाइन चली जाएगी। अब ये जो पॉइंट है जहाँ c और y इक्वल है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, और जहाँ कंजप्शन ग्रेटर है, इनकम कम है, दैट इज द एरिया ऑफ when income is less, consumption is greater, so we are fulfilling our necessities of life. और जहाँ income is greater and consumption is less, it means we are doing now saving. So that is a diagrammatic presentation of this consumption function. और हम स्लोप को किससे शो करते हैं? कंजप्शन फंक्शन की जो स्लोप है, इसे हम किससे शो करते हैं बेटा? MPC से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू। द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स हमारी एबिलिटी, कंजप्शन करने की हमारी एबिलिटी, हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके से मेजर की जाती है, APC एंड MPC। अब ये APC और MPC क्या है? APC मीन्स हम एक्चुअली कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी अर्निंग पे बेस करता है, मेरी इनकम पे बेस करता है कि मैं एक्चुअली कितना कंज्यूम करूँगी, तो मेरी इनकम पे डिपेंड होगा। अगर इनकम मेरी ज़्यादा होगी तो मैं कंजप्शन भी ज़्यादा कर लूँगी, इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम रहेगी। यानी कि मेरी कंजप्शन किसके ऊपर बेस है? मेरे अर्निंग के ऊपर, मेरी इनकम के ऊपर। तो ये एक्चुअली बता देती है कि एक्चुअली कितना खर्च किया जाएगा, हमारे इनकम पे डिपेंड करेगा। तो APC सिर्फ एक्चुअलिटी शो कर देती है, लेकिन MPC क्या शो करती है कि इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में कितना चेंज आएगा, कि इनकम में चेंज आने से हमारी कंजप्शन में कितना चेंज आएगा। सो दीज आर द formulas. APC is equal to C upon Y, that is consumption upon income, and MPC is equal to change in C upon change in Y.
These are the formulas. Let me dictate you these things. Let me start with the APC first of all. अभी APC के बारे में मैंने बताया बेटा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज कितनी प्रोपेंसिटी हो रही है तो वो हमारी इनकम पे डिपेंड करती है. सो द फॉर्मूला फॉर APC इज C upon Y. Consumption upon Y. Y refers to income, C refers to consumption. Some points to be noted, children. Some important points to be noted. What are those points? As long C is greater than Y. जब तक C Y से greater है, C is greater than Y, APC is greater than 1. यानी कि जब कंजप्शन ज़्यादा रहेगी. अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, जब कंजप्शन ज़्यादा होगी तो इनकम से, तो हमारी जो है APC ग्रेटर देन 1 रहेगी. कैसे ग्रेटर देन 1 रहेगी बेटा, सोचो. अब देखो C इज ग्रेटर देन Y का मतलब है कंजप्शन का ज़्यादा होना. तो जब अपर पार्ट C अपॉन Y हमें पता है कि फॉर्मूला है, और जब हमारा अपर पार्ट यानी इनकम से अपर पार्ट ज़्यादा रहेगा, सपोज इनकम 100 है और इनकम 200 है, तो ऑब्वियसली हमारी APC ग्रेटर देन 1 आएगी. आएगी या नहीं आएगी? ऑटोमेटिकली आएगी. जब हमारी कंजप्शन इनकम से ज़्यादा होगी तो APC ग्रेटर देन 1 आएगी, और जब हमारी इनकम कम और कंजप्शन ज़्यादा होगी तो APC लेस देन 1 आएगी. अगर मैं कहूँ कि कंजप्शन 100 है और इनकम 200 है तो पॉइंट में आएगा, यानी लेस देन 1 आएगी. सो ये 2 पॉइंट पहले क्लियर करो बेटा. जब कंजप्शन ज़्यादा होगी इनकम से तो APC ग्रेटर देन 1 आएगी, और जब इनकम ज़्यादा होगी कंजप्शन से तो APC लेस देन 1 आएगी. दीज पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क. और जब कंजप्शन इनकम के इक्वल हो, यानी कि कंजप्शन भी 100 है और इनकम भी हमारी 100 है, कंजप्शन भी 100 है हमारी, इनकम भी 100 है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1. तो इट मीन्स व्हेन कंजप्शन एंड इनकम आर इक्वल, APC द वैल्यू ऑफ APC विल बी 1. और कहाँ होती है वो? ब्रेक इवन पॉइंट पे. किया हमने पीछे, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी APC की वैल्यू बेटा 1 होती है, क्योंकि वहाँ कंजप्शन और इनकम इक्वल होती है. Let me repeat these points. When C is greater than Y, APC will be greater than 1. When Y is greater than C, APC is less than 1. When C is equal to Y, APC is equal to 1. 2 more points. APC कभी भी 0 नहीं हो सकती बेटा. क्यों नहीं सकती? क्योंकि हम मिनिमम कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर करते हैं. अभी हमने टेबल में भी देखा, आपको मैंने समझाया बेटा, 0 लेवल पर भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, तो APC भी 0 नहीं हो सकती. APC फॉल्स विद चेंज इन इनकम. इनकम में चेंज आने से APC भी कम होती है, ऑटोमेटिकली कम होगी. अगर आपकी इनकम घट रही है और आप कंजप्शन पे भी आपके इफेक्ट आएगा, तो धीरे धीरे कंजप्शन भी कम होने लगती है, तो हमारी APC भी गिरने लगती है. राइट. सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर 1 मार्क. नाउ नेक्स्ट अबाउट MPC. अब MPC के बारे में करते हैं. MPC का फॉर्मूला बेटा हमने किया, इट इज़ नोन एज, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y. कि कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है इनकम में चेंज आने से, यही था इसका मीनिंग. सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर 1 मार्क. MPC हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है. किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में. इट कैन बी 0 व्हेन विद चेंज इन इनकम कंजप्शन रिमेन्स कांस्टेंट. जब हमारी कंजप्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता इनकम में चेंज आने से, उस केस में MPC 0 हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर सी. जब हमारी इनकम 100 थी तो हम कंजप्शन 200 यूनिट्स की कर रहे थे. जब इनकम बढ़ी 200 तो हमने कंजप्शन पे कोई चेंज नहीं किया, कंजप्शन उतनी की उतनी कर रहे हैं. तो देखो इनकम में चेंज आ रहा है 100 से, लेकिन कंजप्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, 0 चेंज. 200 माइनस 200 इज इक्वल टू 0. हम ऐसे ही करते हैं ना, चेंज इन Y निकालना हो तो Y1 माइनस Y मीन्स नई वाली इनकम से पुरानी वाली इनकम की वैल्यू डिडक्ट करेंगे. यानी 200 से 100 डिडक्ट करें तो 100 आ गया, और 200 में से 200 डिडक्ट करें तो हमारे पास 0 आ गया. तो इसको फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो 0/100, क्योंकि कंजप्शन कितनी है हमारी, चेंजिंग कंजप्शन 0 आई है, तो 0/100 करेंगे तो MPC कितनी आएगी बेटा? 0. तो जब किस केस में MPC 0 होती है? जब हमारी इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा. आई रिपीट, इनकम में चेंज आने से जब हमारी कंजप्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, उस केस में MPC 0 होती है. नेक्स्ट इज, अब MPC 1 कब होगी? MPC 1 कब होगी? जब हमारी इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में सेम चेंज आ रहा है, बराबर चेंज आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है. जब इनकम 100 थी हमने कंजप्शन 200 यूनिट्स की. जब इनकम बढ़ के 200 हुई तो कंजप्शन 300. अब चेंज देखिए, इसमें भी 100 का चेंज आया, 100 से 200 हुई, 200 से 300 हो रही है, 100 का चेंज आ रहा है, दोनों में 100 का चेंज है. तो फॉर्मूले में पुट करें तो 100/100 विच इज़ इक्वल टू 1. तो MPC 1 कब होगी? जब इनकम और कंजप्शन में इक्वल चेंज आएगा. So when income and consumption both changes with same rate, then MPC is equal to 1.
वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, देर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर रहती है, इसलिए एमपीसी की वैल्यू कहाँ आती है, 0 और 1 के बीच में। हमेशा ध्यान रखें बेटा, एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। सम मोर पॉइंट्स टू बी नोटेड रिलेटेड टू एमपीसी। ड्यू टू चेंज इन इनकम कंजप्शन चेंजेस, हमें पता है कंजप्शन में चेंज जो आता है वो इनकम में चेंज होने की वजह से आता है, तो जैसे से इनकम में चेंज आएगा कंजप्शन ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो चेंज इन सी कभी भी चेंज इन वाई से एक्सीड, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चेंज इन सी की वैल्यू चेंज इन वाई से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इनकम में चेंज आने की वजह से कंजप्शन चेंज हो रही है, कंजप्शन की वजह से इनकम चेंज नहीं हो रही। अगेन, इनकम में चेंज की वजह से कंजप्शन में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन सी की वैल्यू कभी भी चेंज इन वाई से एक्सीड नहीं करेगी, राइट। और इसलिए एमपीसी की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी 1। क्लियर? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी? दैट इज इक्वल टू 1। क्या होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू? 1। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. This is also a question of 1 mark. There are 2 questions for 1 mark each. So these are the certain important points are dictated to children about APC, MPC, diagrammatic presentation of consumption, schedule, based on schedule means. So this is an important. Why important? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम आगे चैप्टर को क्लैरिफाई करेंगे, आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस टेबल को अपने दिमाग में बिठा लो, ये इजी है, एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सही रहेगी बेटा। आप अपनी अकॉर्डिंग अपने बेस पे भी टेबल प्लॉट कर सकते हो, जैसे हमने टेबल प्लॉट की, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि टेबल को उस तरीके से प्लॉट करना कि एक लेवल ऐसा जरूर आए जहाँ इनकम और कंजप्शन हमें सेम दिखे, राइट। और हमेशा हमें 0 लेवल से ही, इनकम को 0 लेवल से ही स्टार्ट करनी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं उन टेबल को प्लॉट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने टेबल प्लॉट किया वो बहुत ईजी है, इट इज़ वेरी ईजी टेबल, यू कैन ईजिली कीप इन माइंड। सो चिल्ड्रन, let me stop here with this topic. We will meet in the next video with a new topic of this chapter. Stay connected, stay healthy, and be wise at home. Take care. Bye bye.